नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक जजमेंट है। तो देखिए, जजमेंट में जाने से पहले हम ये कंक्लूजन्स पे जाते हैं कि इस जजमेंट से ये कंक्लूजन्स निकल के आती हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई लीगल ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का और अगर कोई ट्रेसपासर है या फिर अवैध तरीके से रह रहा है तो उसका कोई राइट नहीं बन जाता है कि वो एक परमानेंट इंजंक्शन, जी हाँ, एक परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट से ले सके, क्योंकि अब इस जजमेंट से ही यही जो है लीगल जो पॉइंट है वो निकल के आया है। लेकिन हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। इस जजमेंट पे अगर हम यही देखेंगे तो ये कंक्लूजन ये निकल के आई है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपासर के तौर पे रह रहा है या फिर उसका लीगल ऑनर नहीं है तो उसका कोई राइट नहीं बनता है कि वो परमानेंट इंजंक्शन कोर्ट से ले सके अगेंस्ट द लीगल ऑनर के अगेंस्ट। तो और दूसरी का ये निकल के आया है, लीगल पॉइंट ये निकल के आया है कि कंक्लूजन ये निकल के आई है, वो ये निकल के आई है कि अगर डिक्लेरेटरी सूट डिसमिस हो जाता है, डिक्लेरेटरी सूट अगर कोई डिसमिस हो जाता है तो परमानेंट इंजंक्शन का भी जो राइट है वो भी खत्म हो समाप्त हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। अगर कोई डिक्लेरेटरी सूट लिमिटेशन, मान लीजिए कोई डिक्लेरेटरी सूट है, डिक्लेरेशन के लिए कोई सूट फाइल किया गया है, वो अगर डिसमिस हो जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कोई भी ग्राउंड्स पे, जैसे कोई लिमिटेशन के ग्राउंड्स पे कोई डिसमिस हो जाता है तो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई परमानेंट इंजंक्शन लेने के साथ उन्होंने अप्लाई किया है, रिलीफ क्लेम किया है, तो परमानेंट इंजंक्शन का भी रिलीफ है वो भी समाप्त हो जाता है। और इस जजमेंट में निकल के आया था कि नीचे की कोर्ट्स ने जो था वो डिक्लेरेटरी सूट तो डिसमिस कर दिया था, लेकिन जो है परमानेंट इंजंक्शन है वो अवॉर्ड कर दी थी। तो ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला दिया था। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उसमें भी ये फैसला बरकरार रखा गया। हाई कोर्ट ने भी ये बरकरार रखा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नीचे की सारी कोर्ट्स के जो फैसले हैं उसको पलट दिया और पूरा इंटायर जो सूट था वो डिसमिस कर दिया। और यही आइए हम देखते हैं इस जजमेंट में क्या था और इसके कंटेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। और ये निकाला कि हाई कोर्ट ने एक एरर की थी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ को ही उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने एक सब्सटेंशियल रिलीफ समझ लिया था। तो यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया अपनी इस जजमेंट पे। तो आइए हम देखते हैं इसकी जो जजमेंट के कंटेंट्स को देखते हैं और इसके प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या और किस तरीके की ऑब्जर्वेशंस दी थी। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये एक सूट अपील फाइल की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और उसने दिखाया था कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 24 अक्टूबर 2018 का, जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने जो दिया था, और उसमें बरकरार रखा था कि जो सेकंड अपील थी, जो हाई कोर्ट में सेकंड अपील डाली गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी सेकंड अपील, जो अपीलेंट यहाँ पे रहे उनकी जो सेकंड अपील है वो डिसमिस कर दी थी और कंफर्म कर दिया था जजमेंट, और जो पास की थी ट्रायल कोर्ट ने, और जो कि ट्रायल कोर्ट ने भी ट्रायल के बाद जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है उन्होंने भी उस जजमेंट को अफर्म्ड कर दिया था, मींस कंफर्म कर दिया था। और इंजंक्शन जो थी अवार्ड कर दी गई थी ओरिजिनल प्लेंटिफ को, और रिस्ट्रेन कर दिया था डिफेंडेंट को कि उनकी जो पोजेशन पे जो डिस्टर्ब ना करें, और इसलिए ओरिजिनल डिफेंडेंट ने ये अपील फाइल की थी। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में समझा देता हूँ कि प्लेंटिफ ने एक केस फाइल किया था और उसमें जो है एक डिक्लेरेशन के साथ एक इंजंक्शन भी क्लेम किया था, और जो ट्रायल कोर्ट ने जो इंजंक्शन थी वो प्लेंटिफ को अवार्ड कर दी थी। डिक्लेरेशन जो है वो जो कि डिसमिस कर दिया था, लेकिन इंजंक्शन जो थी परमानेंट इंजंक्शन थी, ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ को अवार्ड कर दी थी, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में गई थी, और फिर डिफेंडेंट ने फिर आगे फर्स्ट अपील फाइल की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। बाद में फिर माननीय हाई कोर्ट के समक्ष गए थे डिफेंडेंट बनने की भी जो फर्स्ट अपील थी
मतलब सॉरी जो सेकंड अपील थी हाई कोर्ट के समक्ष वो भी खारिज हो गई थी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सिर्फ इंजंक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन का नहीं लिखा, क्योंकि वो आगे के पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, वो आगे हम देखते हैं। इसमें क्या था फैक्ट्स ये थे कि जो हस्बैंड ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिफ थे उन्होंने एक सेल डीड एग्जीक्यूट की थी 16 जून 1975 में, एक अगेंस्ट इन द फेवर ऑफ अपीलेंट, जो कि डिफेंडेंट थे, जो कि ओरिजिनल जो सूट फाइल किया गया था उसमें वो डिफेंडेंट थे। अपीलेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए, क्योंकि ऑलरेडी सारी पिटीशनें डिसमिस हो गई थी, तो फिर लास्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में वो अपीलेंट माने जाएंगे, और क्योंकि ओरिजिनल डिफेंडेंट थे वो। और फिर उन्होंने क्या था कि प्लेंटिफ के जो हस्बैंड ने अपनी जो जमीन थी वो सोल्ड कर दी थी, बेच दी थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी डिफेंडेंट को। अब फिर आगे देखिए क्या होता, फैक्ट्स के ऊपर हम जाते हैं। फैक्ट्स में ये लिखा था कि सेल डीड जब एग्जीक्यूट कर दी गई तो उस सेल डीड के आधार पे जो डिफेंडेंट नंबर 1 जो कि यहाँ पर अपीलेंट है, उन्होंने अपने मतलब म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन कर दी थी 1976 में। जैसी सेल डीड उनके हाथ आई उन्होंने अपना नाम जो टाइटल था वो चेंज करा दिया रेवेन्यू रिकॉर्ड में। और फिर आगे देखिए फिर उसके बाद डिफेंडेंट ने जो 1975 से लेकर 1997 तक जो है उस पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जो जमीन जैसे हाथ में आई तो उसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और लोन भी ले लिया बैंक से, और कुछ सिक्योरिटी भी, कोलेटरल सिक्योरिटी भी बैंक को दी थी। ये फैक्ट्स के अंदर कई पार्ट है। फिर 1999 में देखिए, आगे देखिए 1999 में जो ओरिजिनल प्लेंटिफ जो यहाँ पे जो सूट्स जिन्होंने फाइल किया था, जो कि उनके जो हस्बैंड थे जिन्होंने बेची थी जमीन, वो उनकी डेथ हो गई थी। और फिर अप्रोक्सीमेटली 22 साल, क्योंकि जो सेल डीड थी वो 75 में डाली गई थी, और फिर 1999 में डेथ हुई, तो 22 साल के बाद, सॉरी 76 में डाली गई, तो फिर 22 साल के बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जो है एक रेगुलर सिविल सूट है वो फाइल किया 1997 में। रेगुलर सिविल सूट फाइल किया 1997 में जो सिविल कोर्ट जज जूनियर डिवीजन में, उसमें ये रिलीफ मांगी कि जो सेल डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाए। जो सेल रजिस्टर्ड सेल डीड थी 17 जून 1975 की जो सेल डीड थी उसको कैंसिल कर दिया जाए, और साथ में परमानेंट इंजंक्शन की भी जो है रिलीफ मांगी। परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है वो तो अगर मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म मतलब लेमन टर्म्स में ये बता देता हूँ। एक तरह का ऑर्डर होता है इंजंक्शन कि अपोजिट पार्टी उनके जो पीसफुल पोजेशन में डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पर परमानेंट इंजंक्शन जो है वो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि अपोजिट पार्टी है वो उनकी जो पीसफुल पोजेशन में उनकी प्रॉपर्टी में डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन जो है वो डिमांड की थी। आगे फिर देखिए फिर केस क्या था इसमें कि ओरिजिनल प्लेंटिफ ने बताया कि जो हस्बैंड थे उनको थोड़ी सी हैबिट्स थी और उसके फाइनेंसिस की जरूरत थी, और उनके बदले में हस्बैंड ने 1 एकड़, देखिए 1 एकड़ जो लैंड थी वो बेची, जो कि टोटल ऑफ 6 एकड़ कुछ यूनिट्स की उनके पास जमीन थी। 15 गुंथास लिखा, 6 एकड़ 15 गुंथास की जो अमाउंट की जमीन थी उसमें 1 एकड़ ही थी जो जमीन थी वो उन्होंने डिफेंडेंट नंबर 1 को दी थी। और उसमें कहा था कि डिफेंडेंट नंबर 1 ने एक फ्रॉडलेंटली तरीके से सेल डीड को रजिस्टर करा दिया और कहा कि 6 एकड़ 15 गुंथास ही पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो बेची गई थी। और फिर इसके बेसिस पे डिफेंडेंट नंबर 1 ने एक फ्रॉड किया उनकी फैमिली के साथ, और पोजेशन जो थी सिर्फ उनके पास 1 एकड़ ही है और वो डिफेंडेंट नंबर 1 को हैंड ओवर कर दी थी। और प्लेंटिफ जो है मींस जो हस्बैंड के जो वाइफ है और उनकी फैमिली है, उन्होंने पोजेशन उनके पास 5 एकड़ 15 गुंथास ऑफ लैंड है, वो अभी भी उनके पोजेशन में है, अभी भी उनके पोजेशन में। फिर इसके बाद में बताया कि डिफेंडेंट नंबर 1 ने जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है, हमारे ट्राई टू पोजेशन जो है ऑलरेडी उनके पास, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, तो इसलिए उन्होंने एक रेगुलर सिविल सूट है वो फाइल किया। तो ये सिविल कोर्ट जो थी जूनियर डिवीजन में फाइल किया गया। फिर सूट को अपोज किया डिफेंडेंट नंबर 1 ने और कहा कि 6 एकड़ 15 गुंथास की जो रजिस्टर्ड सेल डीड थी वो उनके हस्बैंड ने उनको दी थी, और डिफेंडेंट नंबर 1 कहा कि ऑलरेडी उनकी पोजेशन में वो लैंड है और वो कई सालों से खेती कर रहे हैं उस लैंड पे। और स्टेज में इस स्टेज पे प्लेंटिफ ने अपने ब्रदर्स ऑफ द हस्बैंड एज डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 आ चुके हैं, जबकि उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया, रिलीफ क्लेम नहीं किया, मींस प्लेंटिफ नंबर 1 नहीं किया, बाकी उनके जो ब्रदर्स हैं उनको भी पार्टीज बना दिया था।
तो फिर कोर्ट ने फ्रेम्स किया ये इश्यूज, ट्रायल कोर्ट ने। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, और फिर देखिए आगे क्या बताया। फिर ट्रायल कोर्ट ने माना कि प्लेंटिफ के पास पोजेशन है 5 एकड़ 15 गुंथास की, मींस डिफेंडेंट नंबर को उसे 1 एकड़ ही जमीन दी गई है। तो और जो है अकॉर्डिंगली जो है रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर दिया गया, लेकिन जो सूट था वो पार्शियली अलाउ किया और पार्शियली जो था वो डिसमिस कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने जो है कैंसिलेशन ऑफ जो सेल डीड थी वो डिसमिस कर दी और कहा कि डिफेंडेंट नंबर 1 ने परचेज की थी 6 एकड़ 15 गुंथास ऑफ लैंड, जो कि रजिस्टर्ड सेल डीड थी जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में है, और लेकिन कहा कि ऑलरेडी वो पोजेशन में है, मींस प्लेंटिफ जो है ऑलरेडी पोजेशन में 5 एकड़ 15 गुंथास की जो लैंड है वो ऑलरेडी पोजेशन में, तो इसलिए उनकी जो पोजेशन को डिस्टर्ब ना किया जाए, तो इसलिए इंजंक्शन है वो अवॉर्ड कर दी थी। आगे देखते हैं। फिर डिफेंडेंट नंबर 1 ने आगे अपील फाइल की परमानेंट इंजंक्शन के अगेंस्ट, और अपील फाइल की। रेगुलर सिविल अपील जो थी वो फाइल की, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी वहां पे फाइल की, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी और लोअर कोर्ट की जो जजमेंट थी और उसको बरकरार रखा। और उसके बाद डिफेंडेंट नंबर 1 ने फर्स्ट अपील को भी चैलेंज किया। फिर हाई कोर्ट के समक्ष जो है गए, हाई कोर्ट में सेकंड अपील जो है वो फाइल की, और हाई कोर्ट ने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो फ्रेम किए। हाई कोर्ट ने कहा कि अपीलेट कोर्ट ने कोई सीरियस एरर की है कि एक कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड को लिमिटेशन को बार कर दिया, लिमिटेशन के अंदर बार कर दिया, और रिलीफ ऑफ इंजंक्शन जो थी वो उसे बार नहीं किया कि क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस कॉज ऑफ एक्शन है। एक क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया, और दूसरा बताया कि क्या नीचे की जो कोर्ट्स ने एप्रिशिएट प्रॉपर्ली किया है और कोई एरर की है लॉ के अंदर, ये जो है जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए थे हाई कोर्ट ने। और फिर उसके बाद बताया कि जो ओरिजिनल प्लेंटिफ थे वो सब्सटेंशियल, कोर्ट ने यहाँ समझा कि जो प्लेंटिफ ने एक सब्सटेंशियल रिलीफ क्लेम किया, ना कि एक कॉन्सिक्वेशनल रिलीफ। देखिए वो पोजेशन जो परमानेंट इंजंक्शन था उसको हमारे हाई कोर्ट ने समझा कि ये एक सब्सटेंशियल जो है वो रिलीफ है, वो कॉन्सिक्वेशनल रिलीफ नहीं थी ट्रायल कोर्ट के समझ। तो इसलिए प्लेंटिफ के पास ऑलरेडी 5 एकड़ और 15 गुनाथास ऑफ लैंड है, और 6 एकड़ और 15 गुनाथास के बेसिस पे, तो इसलिए ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था वो एकदम जस्टिफाइड था। तो इसलिए मींस फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा माननीय हाई कोर्ट ने। फिर इसके बाद वो जो डिफेंडेंट नंबर 1 थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए। तो यहाँ इन्होंने अपनी कंटेंशंस रखी। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो सूट जो फाइल किया था प्लेंटिफ ने, वो उसमें मांगा था कि रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल कर दी जाए 16 जून 1975 की, और साथ में ये कहा कि वो बोकस है और बाइंडिंग नहीं है प्लेंटिफ के ऊपर, और साथ में उन्होंने प्रेयर की थी सब्सटेंशियल रिलीफ और डिक्लेरेशन के साथ कि सेल डीड जो है वो बाइंडिंग नहीं है, ये उनकी सब्सटेंशियल रिलीफ थी। और साथ में प्लेंटिफ ने कहा कि जो 1 गुंथास ऑफ लैंड है उसे भी रिटर्न कर दिया जाए, और चूंकि प्लेंटिफ के पास पोजेशन ऑफ लैंड है, डिफेंडेंट नंबर 1 की जो पोजेशन है वो लैंड की जो पोजेशन है वो ऑलरेडी है, तो प्लेंटिफ ने कहा कि जो परमानेंट इंजंक्शन भी दे दिया जाए एग्रीकल्चर लैंड जो कि 6 एकड़ 15 गुंथास की है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद प्लेंटिफ ने जो पोजेशन थी वो डिफेंडेंट नंबर 1 ने हैंड ओवर कर दी, मतलब प्लेंटिफ वाज हैंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ 1 गुंथास ऑफ लैंड आउट ऑफ 6 एकड़ ऑफ गुंथास ऑफ लैंड। प्लेंटिफ ने अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ के माने कि उन्होंने डिफेंडेंट नंबर 1 को 1 गुंथास ऑफ मतलब 1 एकड़ की जो लैंड है वो हैंड ओवर कर दी थी। तो सारे एविडेंसेस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी थी, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड की जो प्रेयर थी उसको मतलब डिसमिस कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था प्लेंटिफ की, और लेकिन और डिक्लेरेशन की जो केस था वो ऑलरेडी प्लेंटिफ का वो डिसमिस हो गया था। लेकिन जो है इस पोर्शन पे जो प्लेंटिफ है वो अपना केस आधा जो पार्शियल है वो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। उन्होंने इसके ऊपर ना ही कोई अपील डाली थी, तो इसलिए वो जो सेल डीड है मतलब जो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड थी, डिक्लेरेशन का जो सूट था वो एक फाइनलिटी मींस आगे अपील डाली नहीं प्लेंटिफ ने उसके इसके ऊपर कि वो कैंसिलेशन करने से मना कर दिया, तो इसलिए वो कहा कि वो जो सूट है वो फाइनलिटी पे आ चुका है। और फिर ट्रायल कोर्ट ने परमानेंट इंजंक्शन थी वो अवार्ड कर दी थी, और साथ में कहा था कि डिफेंडेंट नंबर 1 उनकी पीसफुल पोजेशन को डिस्टर्ब ना करें 5 एकड़ और 15 गुंथास ऑफ लैंड। लेकिन अब देखिए यहां निकल के आया है कि
जो प्लेंटिफ ने जो सब्सटेंशिएट रिलीफ थी, लेकिन जो प्लेंटिफ ने ऑलरेडी पोजेशन ऑफ 15 एकड़ और 15 गुंठा ऑफ लैंड था, तो इसलिए प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड फॉर परमानेंट इंजंक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेंटिफ। तो ये हाई कोर्ट ने एक अपनी इंपिंच जजमेंट में ऑब्जर्व किया था कि प्लेंटिफ जो है ने जो 5 एकड़ जो रिलीफ क्लेम किया वो एक उनकी सब्सटेंशिएट रिलीफ है, सब्सटेंशिएटिव रिलीफ है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वेश्चन हमारे पास ये निकल के आता है कि जो प्लेंटिफ ने जो ऑलरेडी लूज कर दिया टाइटल का और अगेंस्ट द डिफेंडेंट की परमानेंट इंजंक्शन और साथ में परमानेंट इंजंक्शन मांगी है ऑनर ऑफ लैंड की, जो प्लेंटिफ है वो ऑलरेडी मतलब इज एंटाइटल्ड फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द ट्रू ओनर, मोर पर्टिकुलरली जब ऑलरेडी प्लेंटिफ जो है वो लूज कर चुके हैं इस टाइटल को और प्लेंटिफ जो है वो को परमिट कर दिया कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो प्लेंटिफ ने ऑलरेडी लूज कर दिया उस टाइटल को, तो और उसकी जो पोजेशन है बाय द वे ऑफ द जो पोजेशन है वो प्रोटेक्टेड होगी बाय द इंजंक्शन के थ्रू, और जबकि जो ट्रू ऑनर जो है वो ऑलरेडी ट्रू ऑनर हैज टू फाइल अ सब्सटेंशिएट सूट क्लेमिंग द पोजेशन। ये सब ट्रू ऑनर को फाइल करना पड़ेगा सब्सटेंशिएट सूट फॉर द पोजेशन को। आगे सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा, तो देखिए कोर्ट ने कहा कि सबमिशन थी डिफेंडेंट नंबर 1 की कि रजिस्टर्ड सेल डीड है वो एग्जीक्यूट की गई 16 जून 1975 को, और उसके बाद जो है नाम जो है वो म्यूटेट करा दिया रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और उसके बाद थ्रू आउट द ये कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में यही दिखाया गया कि वो कल्टीवेटर थे और लैंड जो है वो सूट जो फाइल किया गया 22 साल के बाद। तो इसलिए कॉन्करेंट फाइलिंग जो फाइंडिंग्स थी ट्रायल कोर्ट की और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की जो है ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है यही मतलब डिस्प्यूटेड लैंड इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बताया कि एक चीज नोट करने वाली बात है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1976 से ऑनवर्ड्स रजिस्टर सेल डीड थी वो डिफेंडेंट नंबर 1 के नाम थी, इन द नेम ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1 ने म्यूटेट कर दी थी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और कॉलम ऑफ फार्मर एंड द कल्टीवेटर जो है डिफेंडेंट नंबर 1 मेंशन था, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं नहीं निकल के आया कि रजिस्टर सेल डीड थी वो एग्जीक्यूट हुई थी इन दी फेवर ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1। कहीं भी ऐसा मतलब अगेंस्ट में नहीं आया है, और प्लेंटिफ ने जहां से उसका कोई रेवेन्यू दिया उस लैंड के ऊपर। तो फिर साथ में ये बताया कि जो डिफेंडेंट नंबर 1 ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक ऑनर बताया गया और कल्टीवेटर बताया गया, और प्लेंटिफ जो क्लेम कर रहे हैं कि वो एक पोजेशन में है उनकी लैंड पे, तो ये सारी उनकी प्लेंटिफ की नॉलेज में भी था सारा। आगे फिर देखिए फिर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, मतलब जजमेंट्स को डिस्कस किया। आगे फिर कोर्ट ने निकाला कि जो सेल डीड थी वो डिफेंडेंट नंबर 1 में थी 16 जून 1975 में, उसके बाद डिफेंडेंट नंबर 1 ने म्यूटेट करा दिया रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और उसके बाद जब तक सूट नहीं फाइल किया तब तक वो एक ऑनर कल्टीवेटर ही दिखाया गया रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और प्लेंटिफ ने क्लेम किया है कि वो अब पोजेशन में है उस लैंड पे, और ये सारे फैक्ट्स प्लेंटिफ को पता भी थे। इसके बाद भी कोई ड्यू डिलिजेंस के बाद भी प्लेंटिफ कैन सेट टू बी हैव द डीम नॉलेज ऑफ द टाइटल। प्लेंटिफ के पास ये नॉलेज भी थी और टाइटल भी था कि ये सब जो है डिफेंडेंट नंबर 1 के लिए बनाया, मतलब डिफेंडेंट नंबर 1 के नाम पर ही एग्जिस्ट करता है, और सेल डीड में भी मेंशन है कि एंटायर लैंड जो है वो डिफेंडेंट नंबर 1 को दी जा चुकी है, जो कि परचेजर भी हैं। और फिर उसके बाद कोई रीजन जो है ट्रायल कोर्ट ने बिलीव नहीं किया कि सेल डीड हैंडेड की गई डिफेंडेंट नंबर 1 को, और परमानेंट इंजंक्शन था वो कॉन्सिक्वेशनल रिलीफ था, जो कि नीचे माननीय कोर्ट ने नीचे डिस्कस किया, और कोर्ट ने कहा देखिए कि जो सूट जो है वो लिमिटेशन से अगर डिबार्ड हो जाता है, बार्ड हो जाता है, और डिक्लेरेटरी रिलीफ भी अगर बार्ड हो जाती है, तो रिलीफ जो होगी परमानेंट इंजंक्शन की जो कि एक कॉन्सिक्वेशनल रिलीफ है वो भी बार्ड मानी जाएगी लिमिटेशन के अंदर। और फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो परमानेंट इंजंक्शन है जो कि एक सब्सटेंशिएट रिलीफ होती है, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो कमेंस होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द पोजेशन, जो कि जिस डेट पे वो पोजेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और सो लॉन्ग एज द इंटरफेरेंस इन द पोजेशन जो है वो कंटिन्यूअस इन नेचर होगा। आगे देखिए कोर्ट ने कहा, आगे देखिए फिर कोर्ट ने कहा कि नीचे की कोर्ट्स ने काफी एरर्स की, नीचे की कोर्ट्स ने एरर्स कर दी, रिस्ट्रेन कर दिया डिफेंडेंट नंबर 1 को कि भाई उसकी पोजेशन में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। कोर्ट ने माना कि मान लीजिए कि अगर प्लेंटिफ पोजेशन में भी है उस जमीन पे, मतलब जो भी लैंड है उसकी पोजेशन पे भी है, लेकिन प्लेंटिफ ने ऑलरेडी वो डिक्लेरेशन का जो सूट है वो लूज कर दिया है, और उसके बाद भी अगर कहा जाए कि वो एक एब्सोल्यूट ऑनर है उस प्रॉपर्टी के, और जो सेल डीड जो कि एग्जीक्यूट कर दी गई है 16 जून 1975 में, तो फिर ट्रू ऑनर कैन नॉट बी रिस्ट्रेन्ड। देखिए यहां ये निकाला है, देखिए
बेशक उनके पोजेशन में हो वो जमीन, अगर वो सूट लूज कर चुके हैं, ऑलरेडी हार चुके हैं, उसके बाद ट्रू ऑनर जो है जिनके नाम पे सेल डीड की गई है 22 साल पहले, उसको वो रिस्ट्रेन नहीं कर सकते किसी भी परमानेंट इंजंक्शन के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट, जो खासकर जो लीगल ऑनर नहीं है, या ट्रेसपासर है, या कोई जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो कोर्ट ने यहाँ पे ये जजमेंट के कंटेंट्स है प्योरली एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि इन सच केस इट विल नॉट ओपन फॉर द प्लेंटिफ टू कंटेंड दो ही और शी लॉस्ट द केस as a title deed is concerned, defendant the true owner still be restrained from disturbing his possession and his possession to be protected। देखिए फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे निकाल के आया injunction cannot be issued against the true owner of the holder and in the favor of the trespasser or a person in the unlawful possession। देखिए ये जजमेंट का जो पॉइंट है बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी पे अवैध तौर पे कब्जा कर रखा है, जो उसके ट्रू ऑनर नहीं है, या फिर अनलॉफुल पोजेशन पे वो प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे, तो वो कोई भी रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया है। फिर देखिए यहाँ पर भी ये निकाला कि प्रेजेंट केस में भी डिफेंडेंट नंबर 1 जो है ट्रू और एब्सोल्यूट ऑनर है सेल डीड के, क्योंकि 1975 में ले ली थी। और पोजेशन जो है प्लेंटिफ ऑलरेडी वो अनसक्सेस डिक्लेरेटरी सूट मतलब हार चुके हैं, और ये नहीं कहना पड़ेगा, ये नहीं कहा जा सकता कि क्लाउड पे है ये सूट, और जो टाइटल जो है कोई भी इसका मालिक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफेंडेंट नंबर 1 के एग्जिस्ट पे रहता है। तो रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजेक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय द ट्रायल कोर्ट एज वेल एज द अपीलेट कोर्ट। इसलिए यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने और अपीलेट कोर्ट ने और इवन हाई कोर्ट ने भी एरर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट का बताया ऑब्जर्वेशन, कहा कि हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा मतलब एरर कर दी, प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं किया, डिस्टिंक्शन नहीं कर सके कि सब्सटेंशियल रिलीफ क्या और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्या है। हाई कोर्ट ने बेशक ऑब्जर्व किया कि इंस्टेंट केस में जो परमानेंट इंजंक्शन है वो एक सब्सटेंशियल रिलीफ है, और जो कि एक एरोनियस व्यू था। देखिए कोर्ट का यहाँ पे कहा कि हाई कोर्ट ने ये काफी ज्यादा एरोनियस व्यू कर दिया था। प्लेंटिफ ने कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड की थी, जो कि वो ऑलरेडी उसकी रिजेक्टेड हो चुकी थी, रिजेक्टेड हो चुकी थी, और फिर परमानेंट इंजंक्शन की क्लेम किया था, लेकिन और कहा कि उनकी पोजेशन को डिस्टर्ब ना की जाए। तो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी जो थी वो ऑलरेडी जो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी का जो रिलीफ था वो पोजेशन के बेसिस, पोजेशन जो था वो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी के बेसिस पे था, और इस केस में जो परमानेंट इंजंक्शन था वो एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ माना जाएगा, ना कि एक सब्सटेंशियल रिलीफ, जो कि हाई कोर्ट ने गलत एरर ऑब्जर्व की है। तो इसलिए डिक्लेरेटरी जो रिलीफ है ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, तो फिर जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी क्लेम नहीं बनती है। तो फिर यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही सारा कंक्लूजन निकाला कि फिर लास्ट में फाइनली फाइंडिंग्स में आया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया है। फिर कहा कि राइट्स ऑफ पार्टीज जो है एडजुडिकेटेड हो जाए, तो उसके बाद डिफेंडेंट नंबर 1 ही द ट्रू ऑनर है, और क्योंकि फुल कंसिडरेशन दी है, तो इसलिए प्लेंटिफ के पास कोई परमानेंट इंजंक्शन का टाइटल नहीं ले सकता अगेंस्ट द ट्रू ऑनर। तो फिर इसमें माननीय कोर्ट ने पिटीशन को अलाउ कर दिया और कहा कि जो अपील सक्सीड करती है, डिक्री जो फाइल की गई थी ट्रायल कोर्ट की, जो कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की और हाई कोर्ट की, इंप्यून जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया, क्वैश कर दिया और सेटिसाइड कर दिया, और कहा कि जो सूट जो फाइल किया गया था परमानेंट इंजेक्शन का, उसे डिसमिस किया जाता। तो इसलिए कैंसिलेशन ऑफ सूट तो ऑलरेडी डिसमिस हो चुका था, तो इसलिए एंटायर जो सूट है वो प्लेंटिफ का वो डिसमिस माना जाएगा, तो मतलब माना किया जाता है। तो ये जजमेंट थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी जानकारी वर्धक रहा होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।